वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस टॉपिक के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं पिछले 5 साल के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बट अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट रिव्यूड प्लेटफॉर्म या मोस्ट डिस्कस्ड या मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेटफॉर्म अगर कहा जाए इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल के ऊपर, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सर्वा के थ्रू मैंने पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर। वैसे तो इससे पहले मैंने 2011 में भी एक इन्वेस्टमेंट की थी, बट उसको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, वो एक बहुत बड़ा मिसहैप था। बट एक्चुअल में जब मुझे इन्वेस्टमेंट समझ में आई है तो मैंने सर्वा के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है 2022 से। आज मैं आपको एक कॉमन मिसकॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि सर्वा में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो वो लोग जब मुझसे बात करते हैं, चाहे वन ऑन वन कॉल हो जाए, चाहे वैसे ही जब मुझसे लोग मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, और उसके बारे में मैंने सोचा कि आज इस पे बात की जाए। तो इस वीडियो के अंदर होगा क्या, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि सर्वा एग्ज़ैक्टली है कि जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा कि सर्वा क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं डिटेल में बता दूँगा। दूसरा ये कि जो रॉन्ग अप्रोच लोग रखते हैं, 4-5 बातें उसमें करेंगे, लेकिन एक मेजर बात है जो कि मैं बात करना चाह रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 3-4 और चीज़ें भी हैं जिसके बारे में बताऊँगा कि जो रॉन्ग अप्रोच रखते हैं इन जनरल फॉर इन्वेस्टिंग और इन पर्टिकुलर फॉर सर्वा इटसेल्फ, तो वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में हम सर्वा की फ़ीस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा-सा उसके रेगुलेटरी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेंगे। ये 3 चीज़ें हैं, इनके बारे में बात करेंगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है इस पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑल्दो के 2020 से लेकर अब 2022 से लेकर जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, या 2020 से लेकर अब तक जो वीडियोस बनाना शुरू की हैं, उसमें जो बात भी मैंने कही है उसके अंदर आपको प्रॉफिट ही नज़र आया होगा, चाहे वो दुबई की रियल एस्टेट हो, चाहे पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, चाहे सर्वा में लेट्स से यूएस के स्टॉक्स हों, यूएई की प्रॉपर्टीज़ हों, कुछ भी बात की हो हमने, उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है। बट इट कैन इट कैन चेंज एनी टाइम। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपको अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस खुद करनी चाहिए। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। इन आई वुड ऑलवेज से कि जो वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस है, दिस कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड एट ऑल। आप जिसको भी अगर नॉमिनेट करते हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी खुद से रखनी चाहिए, ताकि आप थोड़ी सी ओनरशिप ले सकें। हैविंग सेड दैट, सर्वा इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अभी मैं इनके सीईओ की पोस्ट देख रहा था, उसकी मैंने वीडियो उसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की है मार्क चौहान के साथ। $800 मिलियन की एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास आ चुके हैं। ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू टच $1 बिलियन सून। ऑल्दो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर आप बड़े प्लेयर्स को देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, बट लोकली स्पीकिंग यूएई के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इतनी बड़े एयूएम को मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली सर्वा क्या है? सर्वा जो है एक यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ यूएस के स्टॉक्स में, बल्कि ग्लोबल ईटीएफ्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू जो भी लिस्टेड होते हैं यूएस के अंदर। आप यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप इसके अंदर सिर्फ यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल इनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके थ्रू आप लेट्स से 3 मेजर प्लेटफॉर्म जो हैं, या 3 मेजर मॉड्यूल्स जो हैं सर्वा के, जिसके अंदर सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा ट्रेड और सर्वा सेव, ये 3 इनके मॉड्यूल्स हैं। सर्वा सेव बेसिकली एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। समवेयर बिटवीन 4 एंड 4.5% के करीब का प्रॉफिट मिलता है अगर आप इसके अंदर पैसे रखते हैं, जिसमें शरिया कंप्लाइंट, नॉन शरिया कंप्लाइंट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मुझे लगता है कि अब ये जो रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी कम होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होते हैं दुनिया में, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा सर्वा इन्वेस्ट की बात करें तो सर्वा इन्वेस्ट के अंदर रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है। आप और सर्वा इन्वेस्ट के बारे में ही एक मेजर चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था, जो कि कुछ टाइम के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलती कर रहे होते हैं लोग। बट सर्वा इन्वेस्ट के अंदर बेसिकली, अगर आप चाहें कि आप खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप सर्वा इन्वेस्ट को यूज़ करें, उसके अंदर अपना रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट करें, और जो कि अभी हम बताएंगे किस तरह से करते हैं, एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद द इन्वेस्टमेंट। चाहे आप उसके अंदर गोल्ड को ऐड करना चाहते हैं, बिटकॉइन को ऐड करना चाहते हैं, या और किसी किस्म की जो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है उसकी बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ बेसिकली इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वाली कहानी होती है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर भूल जाते हैं, और हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, वरना दे हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। सर्वा इन्वेस्ट में ये होता है। सर्वा ट्रेड बेसिकली, अगर आप चाहते हैं कि खुद से इन्वेस्ट करें, चाहे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
ईटीएफ्स, ग्लोबल ईटीएफ्स, चाइनीज़ ईटीएफ्स या जो भी ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उनमें खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। बड़ा अच्छा इंटरफ़ेस है, बड़ा सिंपल सा इंटरफ़ेस है, अभी उसको भी दिखाएँगे। सो ये बेसिकली इन अ नटशेल था सर्वर, जिसके अंदर आपको यूएस के या इन्वेस्टिंग के जो और ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके रेगुलेटरी पैरामीटर्स और इसके अंदर क्या-क्या बैकिंग है, किस-किस की बैकिंग है, उसके बारे में हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या मेजर मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन जनरल और व्हाइल इन्वेस्टिंग इन सर्वा इन पर्टिकुलर। तो अभी मैंने यासीन के साथ एक वीडियो की थी, वन बाय वन लेके चलते हैं इस चीज़ को। उसमें हमने बात की थी बफेट इंडिकेटर की। तो बफेट इंडिकेटर दिखा रहा है कि किस तरह से 2000 से लेकर अब तक जो इंडिकेटर है वो 200+% 217% के ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो जो वैल्यू है कंपनीज़ की वो यूएस जीडीपी के साथ अगर, और ये बफेट इंडिकेटर बेसिकली यूएस की स्टॉक मार्केट के लिए है। तो यूएस की जो कंपनीज़ की का जो मार्केट कैप है वो बढ़ गया है कंपेयर टू यूएस का जीडीपी, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 200% पे चला गया है, 217% पे टू बी एग्जैक्ट। अब ये चीज़, इस तरह के स्टैट्स हर दफ़ा नज़र आ रहे होते हैं, और ये इस गलती की बात मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि है तो ये बफेट इंडिकेटर, बट इज़ इट रेलेवेंट नाउ और नॉट? क्योंकि अगर आप इसको, इसके फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में बेसिकली ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी मार्केट कैप है पूरी दुनिया की, पूरी यूएस की कंपनीज़ की, वो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर के अंदर आपकी यूएस का जीडीपी है। तो यूएस का जीडीपी एक ख़ास प्रोपोर्शन से ग्रो किया है, और यूएस की कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी एक ख़ास प्रोपोर्शन से ग्रो किए हैं। बट 2000 से लेकर अब तक जो मेजर चेंज आया है वो ग्लोबलाइज़ेशन है। ग्लोबलाइज़ेशन के अंदर जो यूएस की कंपनीज़ हैं, अब यूएस के कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस से नहीं आ रहे, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। और मैंने इसका क्विक सा एक एनालिसिस किया 2 मेजर कंपनीज़ का, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। अब एप्पल का जो रेवेन्यू था, जो कि 2020 लेट्स से 2000 के अंदर जो रेवेन्यू था, और अगर उसको कंपेयर करें आज के रेवेन्यू से, उसका कौन-सा या उसका ऐसा क्या कंपोनेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस या रेवेन्यू से आ रहा है, और कितना परसेंटेज लोकल यूएस से आ रहा है, वो मैंने थोड़ा-सा देखा और फिर माइक्रोसॉफ्ट को भी देखा। सो बेसिकली यूएस का जो रेवेन्यू था, यूएस का जो शेयर था रेवेन्यू का, वो 68% था माइक्रोसॉफ्ट का। 2000 के अंदर, 2024 के अंदर यही चीज़ 51% रह गई थी, और इंटरनेशनल शेयर ऑफ रेवेन्यू 32% था 2000 में, आज 25 साल बाद ऑलमोस्ट 49% पे आ गया है। अगर ये 24 का नंबर है, हो सकता है और थोड़ा-सा बढ़ गया हो। तो ये कह सकते हैं कि 50% के करीब आपका आ गया है, रादर देन 32% इन द बिगिनिंग। इसी तरह से 2000 के अंदर एप्पल का जो यूएस शेयर था रेवेन्यू का, वो 52% था। 2024 के अंदर ये चीज़ 36% पे आ गई है, और 48% था 2000 के अंदर, आज वो 64% हो गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सो इट्स इट्स शोइंग दैट यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनके रेवेन्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, बट अगर आप यूएस जीडीपी से कंपेयर करना शुरू करेंगे तो यूएस जीडीपी क्योंकि लोकल जीडीपी है सिर्फ, तो उसके अंदर जो यूएस की अपनी आउटपुट है वो उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से यूएस की कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये बफेट इंडिकेटर जो है, मेरे ख्याल से केपीआई आज के ज़माने में उसको उस तरह से रेलेवेंस नहीं मिलनी चाहिए। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि जब लोग बात करते हैं तो इस तरह के केपीआईज़ लेकर आ जाते हैं, और इस तरह के केपीआईज़ बहुत जगहों पर सही होते हैं और बहुत जगहों पर रेलेवेंट नहीं होते। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी इस तरह की मिस्टेक्स को ना लें, और जब बात कोई करता है ना कि ऑल टाइम हाई कोई चीज़ चली गई है तो अब इसमें नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, या पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है मार्केट का, तो अब नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट। इस पे भी मैंने अलग से यासीन के साथ एक वीडियो की थी, उसके अंदर डिटेल में बात की थी पी रेशियो के ऊपर। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नीचे ही आएगा। वो हो सकता है फर्दर हाई बनाए, फर्दर हाई बनाए, फर्दर हाई बनाए। इसी तरह से जो दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट है, अभी भी ऑल्दो के ऑल टाइम हाई पे नहीं गई है, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर ऑल टाइम हाई पे कोई चीज़ चली गई है, तो उसका मतलब है अब वो नीचे ही आना है। वो हो सकता है ऊपर, द द द थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली आउट आफ्टर कोविड। गोल्डन वीज़ा नहीं था पहले। इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जो अब रिफ़ॉर्म्स हो गए हैं। 2020 के बाद से कंप्लीटली चेंज हो गया है सिनेरियो, दुबई की अगर मार्केट की बात करें। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं। एआई की वज़ह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बल्कि इसी के अंदर एक और अगला पॉइंट, अब मैं जब इसके अंदर आपसे बात करूँगा ना, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हमने एनवीडिया का स्टॉक लिया लिया है क्योंकि उसके अंदर ये बाय द वे सेकंड पॉइंट है। क्योंकि एनवीडिया का जो स्टॉक है वो हमें पता है कि एआई है, और एनवीडिया इज़ पावरिंग अप ऑल द एआई सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हमें लगता है कि एनवीडिया का स्टॉक और ऊपर जाएगा। इसी तरह से लोग एप्पल की बात करते हैं। मैं एप्पल को बहुत ज़्यादा
कहता हूँ कि हाँ यार मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं एप्पल की हर चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एप्पल का स्टॉक ऊपर जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल बायस है। बट ये भी मुझे एट द बैक ऑफ द माइंड पता है, जो मैं अगला चार्ट दिखाऊँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होते हुए मैं फिर किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इसी तरह से और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि किसी ज़माने में अच्छी थीं और अब नहीं रही हैं। तो अभी इस चार्ट की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस&पी 500 की जो कंपनीज़ हैं बाय मार्केट कैप, इसके अंदर जो कंपोज़िशन है कंपनीज़ की, वो आपको नज़र आ रही है हर डेकेड की। तो 85 1985, 1995, 2005, 2015 एंड 2025। अगर आप ये देखेंगे तो 95 की जो कंपनीज़ है वो ग्रीन में नज़र आ रही हैं, जो उस ज़माने में मार्केट कैप होता था टॉप की कंपनीज़ एस&पी 500 की, वो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर। 251 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप था, जो टॉप 10 कंपनीज़ थी। इन टॉप 10 कंपनीज़ में जो 1985 के अंदर टॉप 10 कंपनीज़ थी, 1995 के अंदर एक तो श्रिंक हो गया था इनका मार्केट कैप, और इनके अंदर और नई कंपनीज़ आ गई थी, कुछ कंपनीज़ निकल गई थी। जैसे ड्यू पॉन्ट को मैं देख रहा हूँ, ड्यू पॉन्ट एक ज़माने में 1985 में एक टॉप की कंपनी थी, और वो 1995 में निकल गई। इसी तरह से हम देखें कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऐड हुई 95 के अंदर, वो अगले 10 साल बाद हम देख रहे हैं, तो इस वक़्त टॉप की कंपनी नहीं रही है, एस&पी 500 के अंदर नज़र नहीं आ रही है 2025 के 2005 के अंदर। इसी तरह से अगर हम देखें कंसिस्टेंटली जो कंपनी आ रही है लेट्स से 1985 से, उसमें एक कंपनी है जीई और एक कंपनी है एक्सन मोबिल, जो कि 2015 तक आपको नज़र आएगी टॉप 10 कंपनीज के अंदर, लेकिन उसके बाद 25 के अंदर वो कंपनी भी नहीं रहती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये कंपनीज ऊपर नीचे हो सकती हैं, इनके साथ बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जी जैसी कंपनी अब वो टॉप 10 के अंदर नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बट जी इस वक्त टॉप 10 के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनीज भी हैं जो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। आई डोंट नो अबाउट ड्यूपॉन्ट इस वक्त कितने किस लेवल पे कंपनी काम कर रही है, बट एक ज़माने में टॉप 10 कंपनीज का मार्केट कैप होता था इनका। इसी तरह से आप नोकिया की एग्जाम्पल ले लें, ब्लैकबेरी की एग्जाम्पल ले लें, लेट्स से आप मोटरोला की एग्जाम्पल ले लें। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो कि टॉप ब्रांड समझी जाती थी एक ज़माने में, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो जो लोग 25 की कंपनीज़, जब 2025 के अंदर हम देखते हैं, इस डेकेड के अंदर इस इन कंपनीज़ की बात करें, जेपी मोर्गन चेज़ हो गया, बर्कशायर हैथवे हो गया, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, मेटा, इसके अलावा ये कौन-सी का अल्फ़ाबेट, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, बड़े-बड़े नाम हैं। ये मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई कंपनी ऑब्सोलीट होने जा रही है अगले 10 साल के अंदर, बट क्या ये टॉप 10 के अंदर रहेंगी? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है ये टॉप 10 के अंदर सारी की सारी ना रहें, और आई आई वोंट बी सरप्राइज़ कि इनमें से 50% कोई टॉप 10 के अंदर ना रहें आज से 10 साल बाद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। स्टॉक्स आर नॉट रिलायबल अगर आपने अच्छी तरह से कंपनी को स्टडी नहीं किया हुआ। आई वुड से 90-95% लोगों को नहीं समझ में आता कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है। वो अपनी गट फीलिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी, जो लोग पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की उस वीडियो को देख सकते हैं, अब्दुर्रहमान नजम के साथ। दीज़ गाइज़ आर डूइंग वेरी वेल। वो लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं। बट डूइंग स्टॉक पिकिंग ऑन योर ओन सेल्फ, इट इज़ आई वुड से नियरली इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल होता है इस तरह की कंपनीज़ को। आपको नहीं पता होता दुनिया में क्या होने जा रहा है, आपको नहीं पता होता ट्रेंड क्या हो रहे हैं, अपने हार्ड एंड मनी आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डालते हैं, तो प्रॉब्लम में आते हैं। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर स्टॉक में इन्वेस्ट करना वो सही नहीं होता। और ये दूसरी मिस्टेक होती है जब भी लोग सर्वा जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं सर्वा से के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जनरल इन्वेस्टिंग की भी बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर, वो ये कि जो आपको समझ नहीं आता, वो जो आपकी हेडलाइंस होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे सिनेरियो हो रहा होता है। जब भी आप न्यूज़ देखते हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरप्राइजिंग होती हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, और उसमें लोग सेल कर देते हैं चीज़ों को, जबकि अच्छे स्टॉक्स या अच्छी क्वालिटी एसेट्स को इस तरह से सेल नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली किस तरह से जो एक एक बहुत एक मशहूर पोर्टफोलियो मिक्स है, जिसको हम कहते हैं 60-40। सो बेसिकली 60-40 का जो पोर्टफोलियो मिक्स होता है, इसको लोग प्रेफर इसलिए करते हैं। इसमें बॉन्ड्स भी होते हैं, इसमें स्टॉक्स भी होते हैं। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इसमें सिर्फ आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर आप
को देखते हैं ना, तो आपको हमेशा, अगर आप 100% स्टॉक में भी रहते हैं ना, तब भी कोई मसला नहीं होता। जिसमें रेड लाइन नज़र आ रही है, ये 100% इक्विटी के अंदर है, और जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर 60-40 का स्प्लिट है, यानी कि 60% स्टॉक्स है, 40% बॉन्ड्स है। शॉर्ट टर्म के अंदर शायद आपको फ़ायदा हो जाए इस तरह के पोर्टफोलियो से, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने अपना पोर्टफोलियो का जो होराइज़न है, वो 30 साल का रखा हुआ है, 20 साल का रखा हुआ है, या थोड़ा-सा और ज़्यादा, तो उसके अंदर अगर आप कंप्लीटली स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पूरी की पूरी नेट वर्थ स्टॉक्स के अंदर चली जाए, ऐसा मैंने खुद भी नहीं किया हुआ, और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, बट उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे क्राइसिस आए हैं पिछले, आई वुड से कितना टाइम हो गया इसके अंदर। बाय द वे, $1 की ग्रोथ नज़र आ रही है 1870 से लेकर अब तक की। 1870 में अगर $1 किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता, तो $33,000 बन चुके होते अब तक। और अगर किसी ने लेट्स से ये पोर्टफोलियो मिक्स के अंदर 60-40 वाले में किया होता, तो सिर्फ $4,000 पर होता वो। सो दिस इज शोइंग हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कीप ऑन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। मैं कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चाहे वो रियल एस्टेट की हो जाए, चाहे किसी बिजनेस की हो जाए, मैं अपने पैसे यूजुअली स्टॉक मार्केट से नहीं निकालता, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं पैसे, वो उसी के हैं, और वो मेरी रिटायरमेंट को फंड करेंगे। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, आई एम 100% श्योर कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई भी होगी, चाहे अभी ऑल टाइम हाई हो। उसका रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट अपनी वैल्यूएशन करेक्ट करती है बाय टाइम, और दुनिया की ग्रोथ हो रही है। दुनिया की ग्रोथ रुक नहीं रही है। हमने कोविड भी देख लिया, हमने और बहुत सारे जितने भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स, वो सारी हमने देख ली हैं। तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जा रही है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट वॉलेटिलिटी इम्पोर्टेंट है, जो कि हर 10 साल, 5 साल, 15 साल के अंदर आपको कहीं न कहीं नज़र आती है, और उसमें आपको क्लिंग ऑन करके रखना होता है अपने स्टॉक्स के लिए, के पोर्टफोलियो को, सो दैट यू डोंट लूज़। यहाँ पर अगेन मार्केट जो रेशियो है 60-40 का, अब हम उसके अंदर आते हैं, जो सर्वा स्पेसिफिक मसला है, उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि जब भी मैं सर्वा के बारे में बात करता हूँ, और इन सर्वा के इन्वेस्ट पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, उसमें लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? हम ऐप की तरफ चलते हैं, और फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सर्वा की ऐप मैंने खोल ली। सर्वा की ऐप के अंदर आपको यहाँ नज़र आएगा कि पोर्टफोलियो नज़र आएगा, पोर्टफोलियो साइज़ नज़र आएगा। सर्वा की इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में थोड़ा-सा हम बाद में बात करेंगे कि किन लोगों के लिए बेहतर है, किन लोगों के लिए, जैसे लेट्स से किसी को अगर $60,000-70,000 से ऊपर का पोर्टफोलियो चला जाता है, तो बेहतर ये है कि आप अपना प्लेटफ़ॉर्म भी चेंज कर लें। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट टू स्टार्ट विद, जो भी जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि सर्वा के थ्रू ही स्टार्ट करें। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ, बहुत डिटेल में बना चुका हूँ। मैं अभी जाऊँगा डायरेक्टली इस पॉइंट के ऊपर, कि जो लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं। गलती के अंदर अगर मैं जाऊँ इसके अंदर, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा, अच्छा बाय द वे, इसके अंदर कन्वेंशनल ऑप्शन भी मौजूद है, और शरिया कंप्लायंट ऑप्शन भी मौजूद है। आप किसी के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको डिविडेंड्स जिस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पर डिपॉज़िट रिसीव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स में नज़र आएगा। अगेन एज़ आई सेड, इसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना, डिटेल में आपको मिल जाएँगी। अगर आप चाहते हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ, पोर्टफोलियो डिटेल्स में अगर मैं जाता हूँ, तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा रिस्क लेवल, इसके अंदर पोर्टफोलियो में क्रिप्टो है कि नहीं है, टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें नज़र आएँगी। रिस्क लेवल के अंदर यहाँ पर जाता हूँ मैं, और रिस्क लेवल के अंदर यही पॉइंट है मेरा इस सेक्शन को बताने का। बेसिकली इस वक़्त मेरा रिस्क लेवल 6 आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर और रिस्क लेवल्स भी हैं, इसके अंदर रिस्क लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हैं। अब रिस्क लेवल चेंज करते हैं, तो आपको नज़र आता है कि इसके अंदर पोर्टफोलियो एलोकेशन भी चेंज हो रही है। इसके अंदर मैं रिस्क लेवल 0 पे चला जाता हूँ, या 1 पे चला जाता हूँ, तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि स्टॉक्स का जो आपका लेट्स से जो एक्सपोज़र है, वो कम है, और यूएस के बॉन्ड और ग्लोबल बॉन्ड्स का एक्सपोज़र ज़्यादा है। ये रिस्क लेवल 1 है। इसी तरह से रिस्क लेवल 2 के अंदर स्टॉक्स और बढ़ जाते हैं, बॉन्ड्स और कम हो जाते हैं। 3 के अंदर और स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, बॉन्ड्स और कम हो जाते हैं, और सो एंड सो फोर्थ 6 के ऊपर मैक्सिमम आता है। यूएस के स्टॉक्स, डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, यूएस की रियल एस्टेट, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स भी नज़र आ जाएँगी कि किस-किस की चीज़ की बात कर रहे हैं। बट मैं अगेन इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा। पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि जो भी लोग नए आते हैं, उसके अंदर वो ये कोशिश करते हैं कि कम से कम रिस्क पे जाएँ। क्यों जाएँ कम से कम रिस्क के ऊपर? आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ स्टॉक्स के अंदर, आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सेफ एसेट्स के अंदर की हुई है। लेट्स से रियल एस्टेट हो गई, लेट्स से कैश हो गया, लेट्स से आपका जो बॉन्ड्स हो गए, एफडीज़ हो गई, चाहे शरिया कंप्लायंट हो, चाहे नॉन शरिया कंप्लायंट हो, तो आपने इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे लगाए हुए हैं। जब आप स्टॉक्स की बारी आती है, तो आपको डर लगने लगता है, आप रिस्कियर एसेट्स पे नहीं जाते। मैं ऐसे साहब को जानता हूँ, जिनकी नेटवर्थ 1 मिलियन, 2 मिलियन से भी काफ़ी ऊपर है दिरहम टर्म्स के अंदर।
और जब उन्होंने सर्वा का अकाउंट खोला तो उन्होंने रिस्क लेवल 1 सेलेक्ट करके $500 डाले। मैंने कहा यार आप कर क्या रहे हैं? आपकी इतनी बड़ी मतलब आपके पास नेट वर्थ है माशाल्लाह से, और उसके बावजूद जब आप इस तरह की चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क लेवल 1 पे क्यों जा रहे हैं? और वो भी $500 के अंदर। चलो ठीक है, पा $500 आई एग्री कि आप जो है ना हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे डालें, बट रिस्क लेवल 1 नहीं होना चाहिए। रिस्क लेवल आपका टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टॉक्स के अंदर नहीं है, तो आपका एक्सपोज़र पूरा का पूरा होना चाहिए स्टॉक्स के अंदर। अब इसके अंदर अगर मुझसे कोई बोले कि यार नहीं, मैं मेरी नेटवर्थ है $1 मिलियन और मैं डालना चाह रहा हूँ, फर्ज करें $8 लाख स्टॉक्स के अंदर, हाँ उस केस के अंदर मैं बोलूंगा थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद रिस्क लेवल 6 में ना जाए। बट अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत जगहों पे हुई हुई है और आप बहुत छोटा पोर्शन स्टॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो इस तरह की जो ऐप्स हैं उसके अंदर आपका रिस्क लेवल हायर होना चाहिए, सो दैट यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन इन द मार्केट इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस इज, आई थॉट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट। बाकी इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ऐप के अंदर होती हैं, मैंने मल्टीपल वीडियोस इसकी बनाई हुई हैं, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट। सो सर्वा में जो सबसे बड़ा इशू मुझे नज़र आता है जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ये नज़र आता है, लोग उसके अंदर अपना रिस्क लेवल सही सेलेक्ट नहीं करते, और ये सर्वा इन्वेस्ट की बात हो रही है। सर्वा ट्रेड में ऑफकोर्स आपका रिस्क आपके पास है, आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, वो आपके अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो है सर्वा की फ़ीस। जो बहुत जगहों पर मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर कभी-कभी स्किप कर दी है या मैं भूल गया हूँ। तो सर्वा की फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, तो सर्वा की जो फ़ीस है वो पहले हम बात करते हैं कि सर्वा की फ़ीस और व्हाट यू विल नॉट पे लेटर ऑन, कि वो क्या चीज़ है। तो सर्वा की वेबसाइट से मैंने निकाला था, सर्वा की जो प्राइसिंग एंड बेनिफिट्स हैं उनकी बात करें, तो सर्वा का एज़ आई सेड इन्वेस्ट पोर्टफोलियो है, सेफ पोर्टफोलियो है, ट्रेड पोर्टफोलियो है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो है। सर्मा इन्वेस्ट के अंदर अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जो अभी हमने बताया, तो उसमें $7 पर मंथ के चार्जेस आएँगे, या फिर 0.5 टू $0.85 एनुअल फीस होगी, जो कि मंथली डिडक्ट होगी आपके पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज़ द हाईएस्ट। तो अगर आपका $10,000 का पोर्टफोलियो है, तो उसके अंदर लेट्स से $0.85 के चार्जेस लगेंगे, तो $85 आपके साल के कटेंगे, डिवाइड बाय 12, जो भी अमाउंट बनती है वो हर महीने आपके अकाउंट से कट जाया करेगी, क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो खुद से मैनेज कर रहे हैं। इसमें रिकैलिब्रेशन भी होती है, इसमें आपके पोर्टफोलियो मल्टीपल होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, डिविडेंड्स भी आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सर्वा सेफ के अंदर बेसिकली एक एक सेविंग प्लेटफॉर्म है, समवेयर बिटवीन 4 एंड 4.5% आपको पैसे मिल सकते हैं इसके अंदर एनुअल बेसिस के ऊपर। बहुत कोई अट्रैक्टिव नहीं है, बट अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो डाले हुए हैं इसके अंदर, तो इट्स फाइन। इसमें बोथ शरिया कंप्लायंट एंड नॉन शरिया कंप्लायंट, लेट्स से कन्वेंशनल, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसी तरह से सर्वा ट्रेड है, सर्वा ट्रेड के अंदर $1 की फीस है पर ट्रेड, चाहे आप सेल कर रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं। और अगर $400 से ऊपर की कोई ट्रेड होती है, तो फिर वो 0.25% के ऊपर उस पे चार्ज होता है। तो अगर आपने लेट्स से $1,000 का कोई शेयर खरीदा, तो उसके ऊपर आपका 0.25% यानी कि तकरीबन $2.5 की आपको कॉस्ट आएगी, और $1,000 का शेयर सेल करने के ऊपर भी $2.5 की कॉस्ट आएगी। सो इसमें लिमिट के ऑप्शन भी मौजूद हैं, ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करता। ऑप्शंस की चीज़ें भी मौजूद हैं। इसके अंदर 4,000 से ऊपर के स्टॉक्स और ईटीएफ्स मौजूद हैं, और न्यूज़ वगैरह भी मिलती है। कैलेंडर बहुत अच्छा है इनका, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपकी लेट्स से कहाँ पर डिविडेंड्स आने वाले हैं, कहाँ पर इनकी अर्निंग्स कॉल हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक हो रही होती हैं आपके अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। इसी तरह से सर्वा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर क्रिप्टो का स्प्रेड जो है वो करंटली ऑलमोस्ट कोई इसका नहीं पता स्प्रेड कितना है, क्योंकि वो स्प्रेड टोकन के ऊपर टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। सो इसका लेकिन मैंने देखा है कि क्रिप्टो को अगर ट्रेड करना है सर्वा के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। सो आई डोंट ट्रेड क्रिप्टो ऑन सर्वा, उसके लिए मैं अमाना यूज़ करता हूँ। अमाना के ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये तो हमने कर ली प्राइसिंग की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं? व्हाई टू यूज़ सर्वा? सबसे पहले तो सबसे बड़ी कंपनी है यूएई की, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी है। आई हाईली लाइक इसको मैंने जब से यूज़ किया है, मुझे कोई मसला आज तक नहीं आया इसके अंदर। मुबादला जैसी कंपनी, जो अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो इसको बैक करती है। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं है, कस्टडी फ़ीस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकर्स देखे हैं मैंने, यूरोपियन ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि कस्टडी फ़ीस भी लेते हैं। नो इनएक्टिविटी फ़ी, अगर आप कोई एक्टिविटी साल तक नहीं करते, कोई फ़ीस नहीं है उसकी। अकाउंट क्लोजिंग को कोई फ़ीस नहीं है, विथड्रॉल की कोई फ़ीस नहीं है। स्प्रेड
की कोई फ़ीस नहीं है, एक्स्ट्रा स्प्रेड आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा होता है, इसके अंदर स्प्रेड्स बिल्कुल ठीक होते हैं। और लोकल ट्रांसफ़र के ऊपर कोई फ़ीस नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अक्सर जो ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें अगर आप लोकली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या पैसे निकालते हैं, इन बोथ केसेज़ आपके पास $25 तक के प एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो वो नहीं है। ये चीज़ें अगर आप कंसिडर करें, तो उसके हिसाब से नए इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है। इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म और कोई आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाई आई रियली एडमायर द प्लेटफ़ॉर्म। और अगेन, अगर आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अपना अकाउंट खोलना है, सब कुछ स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, तो यू कैन यूज़ माय रेफरल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और वहाँ पर आप उसको जब यूज़ करेंगे तो $137 के करीब का आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, जब भी मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, एंड यू फंड द अकाउंट एज़ वेल। मैं रियल एस्टेट पे वीडियोज़ बनाता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे वीडियोज़ बनाता हूँ, हर इस टॉपिक पे जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन के अंदर आपकी हेल्प कर सके, उन चीज़ों पे वीडियोज़ बनाता हूँ। पैसिव इनकम के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि मल्टीपल ऑप्शंस क्या-क्या हैं आपके पास यूएई में रहते हुए, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए, अपने पैसों को डिप्लॉय करने के और कुछ रिटर्न्स लेने के। तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने अभी एक पॉडकास्ट की थी क्लाउड किचन के बारे में। बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट थी। अगर आपको एक्टिवली पैसे बनाने हैं थ्रू क्लाउड किचन, क्या उसका मॉडल है, किस तरह से हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।